Good morning. Hopes you all are well and healthy at your homes. Now, beta, today we are start our new topics. That one is surface chemistry. आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा क्या सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसे पृष्ठ रसायन। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल दी सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। सरफेस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं भी ठोसों की पृष्ठ पर होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं या उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। यानी केवल हम किसके बारे में जानेंगे, सरफेस फिनोमिना के बारे में। किसके बारे में? सरफेस, यानी किसी भी पदार्थ के सरफेस पे कोई अन्य चीज अगर आ जाए तो किस प्रकार से वो अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से वो पदार्थ उस पर्टिकुलर अनदर चीज से रिएक्शन करता है और देन आफ्टर नया प्रोडक्ट बनता है या कोई अन्य चीज बनती है। तो हम केवल सरफेस केमिस्ट्री में क्या जानेंगे, सरफेस फिनोमिना के बारे में जानेंगे। अब आता है हमारे पास कि किसी भी ठोस की पृष्ठ के बारे में हमने जाना कि पृष्ठ पे कौन कौन सी परिघटनाएं होती है। इसमें बेटा सबसे पहला आता है हमारे पास कि एब्जॉर्प्शन। पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे अवशोषण। इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? अवशोषण। देखिए बेटा, अब पहला पॉइंट इसमें हम अवशोषण को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हमको एब्जॉर्प्शन पता होगा तभी जाकर के हम एडजॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट इसका एडजॉर्प्शन होता है। देखिए स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, AB क्या है? AB, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। देखिए बेटा, अवशोषण के बारे में आप भली बात ही जानते हैं कि कोई भी चीज जब एब्जॉर्ब हो जाती है किसी भी पदार्थ की सतह से तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नॉर्मली हम एब्जॉर्प्शन के क्या कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन में पदार्थ क्या होता है, किसी भी चीज को अवशोषित कर लेता है और ऐसी स्थिति में वो उसके बल्क में यानी इंटीरियर पार्ट में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? इंटीरियर पार्ट में पहुंचता है, यानी स्थूल में प्रवेश कर जाता है। और स्थूल में भी जो एब्जॉर्बेट होते हैं वो बड़े आसानी से क्या होते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समान रूप से वितरित। यानी जब कोई पदार्थ किसी द्रव या ठोस की पृष्ठ से में न रह करके कहाँ चले जाए, उसके इंटीरियर पार्ट में चले जाए, यानी उसके बल्क में चले जाए, तो उस और बल्क में भी कैसे हो जाए, समान रूप से वितरित हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। पॉइंट इज क्लियर? मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बेटा स्पंज होता है, आपने देखा स्पंज, हम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए स्पंज क्या करता है, आपके घरों में, सोफों में, बेड में जो हम यूज करते हैं वो क्या भरा होता है? स्पंज भरा होता है। देखिए उस स्पंज में क्या होता है, स्पंज का एक उदाहरण है, माना हमारे पास कोई स्पंज है और उस स्पंज को हमने किस में डिप कर दिया? पानी में डिप कर दिया। किसमें डिप किया? पानी में। जैसे हम स्पंज को पानी में डालेंगे तो होगा क्या, ये स्पंज के अंदर क्या चले जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे। स्पंज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, स्पंज अपने अंदर किसको आने देगा? वाटर मॉलिक्यूल को प्रवेश करने देगा, यानी बल्क में, यानी इंटीरियर पार्ट में। ये स्पंज का पूरा चारों सरफेस एरिया था, लेकिन जो हमने वाटर मॉलिक्यूल में इसको डिप किया था, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हुए? चले गए स्पंज के अंदर। और आप देखते हैं जैसे मॉलिक्यूल जाएंगे तो स्पंज के अंदर क्या भर जाता है? पानी। आप उसे दबाइए तो आप देखिए पूरा का पूरा पानी क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो स्पंज एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है एब्जॉर्प्शन का, कि स्पंज को जब हम पानी में डिप करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल उसके क्या चले जाते हैं? अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा में कहा कि कोई भी ठोस या द्रव जिसके पदार्थ जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर से अन्य पदार्थ के, वो किसके उसके अंदर क्या होंगे? प्रवेश कर जाएंगे, उसके बल्क में प्रवेश करेंगे। और कैसे प्रवेश करेंगे कि सभी जगह एक जैसे समाहित होंगे। आप देखिए बेटा, जब हमने स्पंज को पानी में डिप किया तो ऐसा नहीं होता कि स्पंज का केवल इस वाले पार्ट में पानी आया हो और दूसरे वाले पार्ट में पानी ना गया। वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इसका पैटर्न प्रत्येक जगह समान रूप से क्या है? समाहित है। ये एब्जॉर्प्शन का मुख्य पॉइंट होता है कि एब्जॉर्प्शन जब किसी अन्य पदार्थ को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें वो उसके जो कण होंगे सभी जगह समान रूप से वितरित होंगे। ये नहीं कि आप कहें कि हमारा आधा स्पंज में पानी आ जाए, बाकी बचे हुए इसमें स्पंज में वाटर मॉलिक्यूल ना हो, ऐसा संभव नहीं है। सब जगह डिप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सब जगह डिप हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा? ये स्पंज के लेते हैं हम और इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रवेश करता है। देखिए बेटा, इसी का एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए हम चाय पीते हैं, चाय का कप आपको मिला और आपके पास बिस्किट रखे हुए हैं सामने, तो हम क्या करते हैं? बिस्किट को डिप करते हैं किसमें? चाय के अंदर। जैसे हम बिस्किट को चाय के अंदर डिप करते हैं तो क्या देखते हैं आप देखते हैं कि जो चाय है
उसको किसने ऑब्जर्व कर लिया? बिस्किट ने ऑब्जर्व कर लिया, और बिस्किट पूर्ण रूप से चाय में क्या हो गया? चाय से गीला हो गया। आपने देखा ना, वेट हो गया। तो क्या हुआ? बिस्किट में चाय जो है वो क्या कर गई? प्रवेश कर गई। तो यानी बिस्किट ने अपने अंदर किसको आने दिया? चाय के मॉलिक्यूल्स को आने दिया। तो इस प्रकार से आपका बिस्किट पूरा का पूरा क्या हो गया? गीला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चौक है। अब इस चौक को मैंने किसी कलर में डाल दिया, तो आप देखेंगे ये चौक के अंदर भी क्या होगा? वो पानी क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा, यानी गीला कर दिया। छोड़िए आप कलर छोड़िए, मैंने पानी वाटर में इस चौक को डाल दिया। आप देखेंगे चौक के अंदर पानी चला जाएगा और पूरी की पूरी चौक क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से एक और अच्छा उदाहरण देता हूं रसगुल्लों का। देखिए, अक्सर हम लोग रसगुल्ले ज्यादा पसंद करते हैं। रसगुल्ले जब बनते हैं या गुलाब जामुन जब बनते हैं, तो आप देखिए उसे चीनी की चाशनी में डाला जाता है। अब चीनी की चाशनी में गुलाब जामुन जब आपने डाला, तो पूरा का पूरा जो मीठा रस था चीनी का, वो किसके अंदर चला गया? गुलाब जामुन के अंदर। जब आपने गुलाब जामुनों को खाना शुरू किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि गुलाब जामुन कहीं पे मीठा हो और कहीं पे ना हो। आप देखते हैं हर जगह क्या है? चीनी की चाशनी गुलाब जामुन के अंदर पहुंच चुकी है, क्योंकि उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उससे क्या हो गया? आपका गुलाब जामुन मीठा हो गया। तो बेटा इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो अवशोषण ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होता है। आप मतलब ये सोचिए कि जो चीज अवशोषित हो जाती है उसको हम अवशोषण कहते हैं। अब देखिए इसमें अवशोषण जो है ये स्पंज हो गया। मैंने आपको 2-3 उदाहरण दे दिए, यानी बल्क में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? बल्क में चले जाएंगे मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है। ये तो था एब्जॉर्प्शन। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एडजॉर्प्शन। देखिए स्पेलिंग का अंतर समझना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। AD, बस यहां पे ए भी है, यहां पे AD है। एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन टॉपिक, अनदर टॉपिक। और यही हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना। सरफेस केमिस्ट्री डिपेंड ऑन दैट एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो हमने कहा सरफेस फिनोमिना के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें मुख्य पॉइंट हमारे क्या? एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन की जगह एडजॉर्प्शन। इसको अवशोषण बोलते हैं, इसको अधिशोषण बोलते हैं। अगर मैं हिंदी लिखूं तो ये हमारा क्या हो गया? अधिशोषण, अधिशोषण। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका इस चीज में। नाम में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नाम में और स्पेलिंग में बच्चे सब जल्दीबाजी में यही करते हैं। पूछा जाता है एडजॉर्प्शन, लिख आते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। पूछा जाता है एब्जॉर्प्शन, लिख आते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। बी को डी बनाना है, बी को क्या बनाना है? डी। आइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी एडजॉर्प्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है? किसी भी पदार्थ के, किसी भी ठोस या द्रव के सरफेस पे जब कोई मॉलिक्यूल उसके सरफेस एरिया में क्या होता है? एक्युमुलेट कर लेता है, यानी वितरित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। किसी भी पदार्थ को, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, उसके सरफेस पे जब कोई मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो जाता है, यानी एकत्रित हो जाता है, उस जगह को ले लेता है, तो इस घटना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। देखिए मैंने स्पंज बनाया, मैंने आपको दिखाया कि स्पंज क्या हुआ? मॉलिक्यूल इंटर इन इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पंज, यानी उसके बल्क में चले गए। मैं कह रहा हूं अधिशोषण क्या है? कि उसके सरफेस पे इकट्ठा हो गए। दैट फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? उसके सरफेस पे एक्युमुलेट कर लेते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। दोनों का अंतर क्लियर हो गया? अभी मैं बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हियर इज ए ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है, और देखिए आई हैव ए चॉक। आप सभी जानते हैं मेरे पास चॉक है। मैंने जब चॉक से इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने से व्हाइट चॉक से आपको व्हाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, माना मैं इसको ब्लैक बोर्ड मान लूं, और इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो मैंने राइटिंग किया है, तो ये चॉक के मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। कहां पर है? सरफेस पे। कहां पर है बेटा? सरफेस में, लाइक दिस, इस तरीके से है। अंदर नहीं गए, कहां रह गए? किसी भी ठोस के पृष्ठ के ऊपर, सरफेस पे रह गए। कहां रह गए? सरफेस पे रह गए। ये ब्लैक बोर्ड का पहला उदाहरण मैं आपके लिए ले रहा हूं। देखिए क्यों? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि ये मॉलिक्यूल ब्लैक बोर्ड के अंदर नहीं गए? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यदि मैं उसको मिटा देता हूं, तो आप देखिए, अब आपको कुछ नजर आया? आप देखिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिस चौक से मैंने लिखा हुआ था, वो चौक मिट गई। अब फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा? ब्लैक बोर्ड। इससे पता चलता है कि ये जो चौक के मॉलिक्यूल थे, ये सिर्फ कहां थे? सरफेस पे थे। कहां थे? सरफेस पे थे, न कि इंटीरियर पार्ट, यानी बल्क ऑफ द
बल्क ऑफ द ब्लैक बोर्ड या बल्क ऑफ दैट मैटर नहीं थे, किसी ठोस के सॉलिड के बल्क में नहीं थे, बल्कि कहां थे, सरफेस पे थे। क्लियर, पॉइंट इज क्लियर। हम मिटाते हैं, मिट जाता है, ऐसा नहीं कि लिख दिया तो अब मिटेगा नहीं। अगर अवशोषण होता तो ये लिखा हुआ मिटता नहीं, क्योंकि ये अंदर चले जाता और अच्छे से साफ नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये केवल किस पे है, पृष्ठ पर मौजूद है, मैं आसानी से इसको इरेज कर पा रहा हूं, तो ये घटना क्या है, हमारी अधिशोषण है। ये घटना क्या है, अधिशोषण। पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए बेटा, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में जब हम किसी जगह को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं तो अक्सर उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे घर के अंदर जो भी सामान रखा होता है उसके ऊपर डस्ट लग जाती है। क्या लग जाती है, डस्ट लग जाती है। अब देखिए, डस्ट लग गई घर के अंदर, तो हम सफाई कैसे करते हैं, डस्ट को रिमूव कर देते हैं। डस्ट को क्या करते हैं, रिमूव। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में डस्ट लगी, माना टेबल के ऊपर लग गई, सोफे के ऊपर लग गई या टीवी के ऊपर लग गई, तो हम डस्ट को कपड़े से क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो डस्ट कपड़े से साफ हो गई। इट मींस क्या थी कि डस्ट पार्टिकल कहां थे, सरफेस पे। डस्ट पार्टिकल कहां थे, सरफेस पे थे। आपने बड़ी आसानी से उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये घटना आपकी क्या कहलाई, अधिशोषण कहलाई। ये घटना क्या कहलाई, अधिशोषण। एक और बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड का आपको बता दिया, मैंने डस्ट का बता दिया। डस्ट ऑन एनी सॉलिड से, एनी सरफेस, हम उसको क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं, सिलिका जेल। सिलिका जेल, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, माना हमने प्लास्टिक के कंटेनर खरीद लिए या कोई बैग खरीद लिया या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया या मोबाइल, देखिए सबके पास है। आप देखते हैं अक्सर आपने मोबाइल के अंदर, जब आप मोबाइल खरीदेंगे, एक छोटी सी पाउच होता है सिलिका जेल का। आपने देखा होगा, सबने देखा है, सिलिका जेल का एक पाउच होता है। क्या काम करता है, देखा बेटे, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में सिलिका जेल का ये क्वालिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। लेकिन अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, माने ये सिलिका है, सिलिका जेल है मेरे पास, और ये इस पर्टिकुलर किसी कंटेनर के अंदर मॉइस्चर है, क्या है, मॉइस्चर है किसी चीज के अंदर, तो सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। कहां, अपनी सरफेस पे। कहां कर लेगी बेटा, अपने सरफेस पे कर लेगी। एयर मॉइस्चर को सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर चीज रखी हुई है उस पे मॉइस्चर ना आए। मोबाइल के अंदर मॉइस्चर ना आए, टीवी के ऊपर मॉइस्चर ना आए, या कोई भी सामान आपका है, आप देखेंगे उस वो पाउच क्या करता है, उसके अंदर मौजूद क्या नाम कहते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए, लेकिन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कैसे करेगा, अपनी ओर ले लेगा, लेकिन कहां करेगा, सरफेस पे करता है। कहां करता है, अगर तो ये मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे तो फिर तो ये स्पंज जैसे काम करना लग जाएगा, वो जो पाउच है वो भी गीला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिलिका जेल एयर की जो मॉइस्चर होती है उसको अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो पर्टिकुलर एरिया से मॉइस्चर समाप्त हो जाती है। ये सिलिका जेल का एक क्वालिटी होती है, और ये उदाहरण है हमारे पास किसका, एडजॉर्बेंट का। किसका, एडजॉर्बेंट का उदाहरण है कि किस प्रकार से ये एडजॉर्बेंट होता है। सिलिका जेल किस तरीके से इस चीज को हमारे ऊपर क्या करने दे। तो बेटा, एडजॉर्बेंट का सबसे बेहतरीन ये 3 उदाहरण इतने बढ़िया उदाहरण है कि आप डस्ट के रूप में समझिए, आप चौक के रूप में समझिए, आप सिलिका जेल के रूप में समझिए। जो भी पृष्ठ के ऊपर कोई अन्य चीज जम जाती है और उसको हम आसानी से क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये घटना सरफेस फिनोमिना है। क्या है ये, सरफेस फिनोमिना है, पृष्ठ पर होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब इस एब्जॉर्प्शन के 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताए, और आगे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त देखिए, एब्जॉर्बेंट का एक और बेहतरीन उदाहरण है बेटा, मास्क। हम नॉर्मली, अब तो कोविड के दौर में सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, मास्क कम पहन रहे हैं। तो मास्क से देखिए बेटा, 2 चीज का फायदा हो रहा है कि जो डस्ट होती है वो डस्ट हमारे मास्क पे लग गई, और मास्क से वो डस्ट हमारे मुंह के अंदर नहीं जाती, केवल ईयर ही प्रवेश कर पाती है। बहुत सेफ्टी हमको उससे, डस्ट से मिलती है, और वायरस से तो मिल ही रही है। आप देख रहे हैं, देखिए बेटा, जो माइंस में काम करते हैं, कोयले की माइंस में जो लेबर्स काम करता है, उनके लिए एक विशेष प्रकार का हेलमेट बनाया जाता है, क्योंकि वहां से क्या होती है, हेलमेट टाइप का मास्क बना होता है। हेलमेट टाइप का क्या बना होता है, मास्क बना होता है। उस पर पूरे गॉगल्स लगे होते हैं, कवर अप होता है, सांस के लिए उनके लिए जगह छोड़ी होती है, मतलब उस मास्क के अंदर से प्रवेश करती है। उसमें क्या भरा होता है बेटा, उस मास्क में चारकोल भरा होता है। क्या भरा होता है, चारकोल। चारकोल कार्बन ही होता है अपने आप में, महीन पिसा हुआ कार्बन को हम चारकोल कहते हैं।
वो चारकोल की क्या क्वालिटी होती है कि जो भी जहरीले गैसें निकलती हैं, गैसों को चारकोल अपने पृष्ठ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे मैंने आपको सिलिका जेल बताया। और केवल सांस लेने लायक की ऑक्सीजन क्या करने लगता है, वो अंदर जाने देता है। जितनी भी जहरीले गैसें हैं वो चारकोल पर क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती है, जिसे मैं कहूंगा एब्जॉर्बेट जो होती है, एब्जॉर्बेंट हो जाता है उनका, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी अधिशोषित हो जाती है। तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज का, मास्क का, क्योंकि माइंस में जब भी लेबर काम करते हैं तो जहरीली गैसों को किस तरह कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं अधिशोषण को समझाने के लिए। आई थिंक सो कि आप समझ गए होंगे कि अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना किस प्रकार से है। जो भी मॉलिक्यूल्स उसके संपर्क में आएगा किसी ठोस द्रव्य गैस के, वो उसके बल्क में नहीं जाएगा बल्कि कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अब आता है बेटा एब्जॉर्प्शन में 2 मुख्य पॉइंट आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आता है एडजॉर्बेंट, मैं आपको समझा रहा हूं एडजॉर्बेंट, और दूसरा आता है एडजॉर्बेट। देखिए बेटा, अब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या है? देखिए बेटा, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, और सॉल्यूशन में हमने देखा था कि 2 पॉइंट हम यूज करते हैं, 2 टर्म्स, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। तो मैं थोड़ा उससे आपको रिलेट कराता हूं। ये है एडजॉर्बेंट, इसको आप समझ लीजिए ये है हमारा सॉल्वेंट, एब्जॉर्बेंट सॉल्वेंट, और ये है हमारा एब्जॉर्बेट यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी सॉल्यूट। देन देखिए आप बेंट को बेंट से रिलेट करें, बेट को सॉल्यूट से, एट से रिलेट करें। क्लियर हो गया बेटा? एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। हम ये नहीं कहेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब मान सकते हैं आप उसको कि जिस तरीके से सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाता है उससे सॉल्यूशन बनता है। एडजॉर्बेंट में 2 पॉइंट टर्म्स यूज होती हैं जिसको हम एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट कहते हैं। एब्जॉर्बेंट मतलब जिसमें उसे घोला जाएगा, और एब्जॉर्बेट मतलब जिसको घोला जाएगा। यानी सरफेस, जिस सरफेस पे कोई सॉल्यूट एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्जॉर्बेंट कहेंगे। अब सॉल्यूट के रूप में हम क्या मानेंगे, एब्जॉर्बेट मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, माना दिस इज द ब्लैक बोर्ड, यानी ग्रीन बोर्ड, आई यूज ग्रीन बोर्ड बट नॉर्मली वी कॉल ब्लैक बोर्ड, सो दैट ग्रीन बोर्ड एट हियर। ये ग्रीन बोर्ड मेरे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है बेटा? यस राइट, ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बेंट है। क्या है ये हमारा? एब्जॉर्बेंट है। और इस पे जो चौक लगी है, इस पे जो चौक है वो क्या है हमारा, एब्जॉर्बेट। यानी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, चौक, और सॉल्वेंट यानी जो सरफेस एरिया जिसपे किसी चीज को आने के लिए जगह मिल रही है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। यानी हमने चीनी को घोला किसी सॉल्यूशन में या लिक्विड में, यानी पानी में, तो पानी हमारा क्या हो गया, पानी ने दिया ना चीनी को घुलने का एरिया। तो इसको चौक को एरिया किसने दिया अपने ऊपर, ग्रीन बोर्ड ने दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। और क्योंकि इस पे चौक लगी है ऊपर से, जिसने इसकी जगह घेरी, इसकी सरफेस में आकर के जगह घेर ली है, तो क्या हो गया वो हमारा, एब्जॉर्बेट हो गया। पॉइंट इज क्लियर? ग्रीन बोर्ड इज एब्जॉर्बेंट एंड चौक इज एब्जॉर्बेट। चौक क्या हो गई, एब्जॉर्बेट। अब देखिए, अगर मैं आपको उसके रूप में बताऊं कि जैसे सिलिका जेल के रूप में मैंने बनाया एक डायग्राम, और मैंने कहा ये सरफेस एरिया पे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए, सरफेस एरिया पे क्या हो गए, मॉलिक्यूल क्या हो गए, इसके इकट्ठा हो गए। तो ये जो बाहर मॉलिक्यूल लगा इसको आप क्या कहेंगे, सॉल्यूट या एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट। और जो ये अंदर का पार्ट है जिसके सरफेस में मॉलिक्यूल लगे इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट। पॉइंट इज क्लियर? जिसके सरफेस पे आकर के कोई चीज इकट्ठा हो जाएगी, जो इकट्ठा हुई वो एब्जॉर्बेट, जिस पे इकट्ठा हुई वो एब्जॉर्बेंट है। आपको क्लियर करने के लिए मैंने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट लिखा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सिलिका जेल में देखिए, माना सिलिका जेल के बाहर सरफेस में मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए तो मॉइस्चर के मॉलिक्यूल बाहर, एब्जॉर्बेंट। डस्ट लग गई, माना मैं इसको यूं करके लगा लूं तो ये चौक की डस्ट हो गई, चौक की क्या हो गई, डस्ट हो गई। ये डस्ट क्या है हमारी, एब्जॉर्बेट। ये ब्लैक ग्रीन बोर्ड क्या है हमारा, एब्जॉर्बेंट, क्योंकि डस्ट किसके ऊपर आकर के लग गई, बोर्ड के ऊपर। सरफेस किसका था, बोर्ड का। आई क्या, बाहर से मॉलिक्यूल कौन आया, चौक आया, इसलिए वो क्या कराया हमारा, एब्जॉर्बेट। तो पॉइंट इज क्लियर? बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे
आपके पास समझ नहीं आता कि एब्जॉर्बेट किसको कहें और एब्जॉर्बेंट किसको कहें। तो बेंट सॉल्वेंट से रिलेट कर दिया मैंने और बेट सॉल्यूट से रिलेट करा। तो ये है हमारे अधिशोषण। ये क्या बेटा हमारा अधिशोषण है और ये हमारा अवशोषण। आई थिंक सो कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको अधिशोषण और अवशोषण किसे कहते हैं।